इस वीडियो में हम BRS फिजियोलॉजी के MCQs डिस्कस करेंगे, स्पेशली रीनल फिजियोलॉजी। अब MCQs नंबर 1, secretion of potassium by the distal tubule will be decreased by metabolic alkalosis, a high potassium diet, hyperaldosteronism, spironolactone administration, thiazide diuretic administration। अब इसका आंसर है स्पाइरोनोलेक्टोन एडमिनिस्ट्रेशन। स्पाइरोनोलेक्टोन है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब ये स्पाइरोनोलेक्टोन है ड्रग पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अब ये पोटाशियम को स्पेयर करता है, उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज कराता है। और जो मेटाबॉलिक क्लोसिस, हाई पोटाशियम डाइट, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और थायाजाइड डायूरेटिक हैं, ये पोटाशियम की जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कराते हैं, जबकि जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ये डिक्रीज कराता है। अब MCQ नंबर 2, Jared and Adam both weighs 70 kg. Jared drinks 2 liter of distilled water and Adam drinks 2 liter of isotonic NaCl। अब यहाँ पर दो पर्सन हैं, जेरेड एंड एडम, दोनों का वेट 70 kg है। जेरेड ड्रिंक करता है डिस्टिल्ड वाटर 2 लीटर और एडम ड्रिंक करता है 2 लीटर आइसोटोनिक NaCl। यह है आइसोटोनिक NaCl, आइसोटोनिक वैसे 0.9% NaCl और ये है डिस्टिल्ड वाटर 2 लीटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंजेक्शन एडम विल हैव अ। अब यहाँ पर इसमें इसका आंसर क्या होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखते हैं कि जो इसका आंसर है वो है डी, हायर यूरिन ओस्मोलरिटी। जो एडम है उसमें उसकी जो यूरिन ओस्मोलरिटी वो हाई हो जाएगी। किस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो जेरेड है उसने ड्रिंक किया 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। अब उसने 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर ड्रिंक किया तो उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ये इंक्रीज हो जाएगा और उसकी जो प्लाज्मा ओस्मोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने डिस्टिल्ड वाटर ड्रिंक किया है। इसी तरह उसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन की सप्रेशन हो जाएगी और वो डाइल्यूट यूरिन विद हाई फ्लो रेट प्रोड्यूस करेगा जेरेड। और जब बात आती है एडम की, तो इसमें इसने आइसोटोनिक NaCl 2 लीटर पिया तो इसकी जो ओस्मोलरिटी है वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि ये आइसोटोनिक NaCl है। तो इसकी ADH की सप्रेशन हो जाएगी और ये हाई यूरिन ओस्मोलरिटी लो यूरिन फ्लो रेट के साथ यूरिन फ्लो करेगा। अब इसका जो आंसर है वो है हाई यूरिन ओस्मोलरिटी। जो एडम की है जेरेड की निस्बत इसकी हाई यूरिन ओस्मोलरिटी होगी, क्योंकि इसने जो आइसोटोनिक NaCl वो पिया है। हाई यूरिन ओस्मोलरिटी, इसकी ओस्मोलरिटी ज़्यादा होगी। अब MCQ नंबर 3 एंड 4, इसके वैल्यूज को देखते हैं। अ 45-year-old woman develops severe diarrhea while on vacation। ड्यूरिंग वेकेशन ये डायरिया, सेवियर डायरिया प्रोड्यूस करती है। शी हैज़ दी फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड वैल्यूज। उसकी pH है 7.25, PCO 225 mmHg, bicarbonate 10 mg per liter। Venous blood samples show decreased blood potassium level and normal anion gap। anion gap नॉर्मल है और पोटाशियम का जो ब्लड लेवल है वो डिक्रीज है। अब इसकी जो यहाँ पर वैल्यूज से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एसिडोसिस हुई है या अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है, वो देखते हैं। ये एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। अब हमारी प्लेलिस्ट में एक एसिड बेस डिसऑर्डर का भी लेक्चर दिए गए हैं। अब इसके देखते हैं इसमें क्या कौन सा केस लगता है। अब इसकी pH डिक्रीज हो गई है। pH 7.35 टू 7.45 जो नॉर्मल होती है ये उससे कम हो गई, उस रेंज से कम हो गई है। अब ये हो गई है एसिडोसिस। अब यहाँ पर इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो यहाँ पर जो pH डिक्रीज होगी ये हो गई एसिडोसिस। और जब डायरिया हो तो फिर डायरिया से जो बेस है यानी बाइकार्बोनेट आयन वो लॉस हो जाता है, लोअर GIT से लॉस हो जाता है। तो फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ बच जाता है
H पॉजिटिव यानी HCl बच जाता है स्टमक में। तो यहाँ पर स्टमक में HCl और H पॉजिटिव की जो एब्जॉर्प्शन होगी तो यहाँ पर जो pH है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये pH डिक्रीज़ होगी तो फिर एसिडोसिस होगी, तो फिर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। तो इसका आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पेशेंट इज करेक्ट। अब इस सिनेरियो में इस 4 MCQ में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। शी इज हाइपोवेंटिलेटिंग, डिक्रीज्ड आर्टीरियल बाइकार्बोनेट इज अ रिजल्ट ऑफ बफरिंग ऑफ एक्सेस H पॉजिटिव bicarbonate ion. The decreased blood potassium is a result of exchange of intracellular H positive for extracellular potassium ion. अब इसका जो आंसर है वो है the decreased blood potassium is a result of increased circulating levels of aldosterone. अब यहाँ पर उसका जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है और एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटाशियम का मेटाबॉलिज्म कराता है। तो यहाँ पर इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। तो यहाँ पर डिक्रीज्ड ब्लड पोटाशियम जो है वो है रिजल्ट है इंक्रीज्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ तो उसने पोटाशियम की सिक्रीशन करा दी। यहाँ पर पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाएगा तो फिर ये एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से, इसका ये आंसर है। अब MCQ नंबर 5, यूज द वैल्यूज बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन वैल्यूज को यूज करके तो नीचे दिए गए चॉइसेस में से एक आंसर देना है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 47 mmHg, वुमेन स्पेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 10 mmHg, वुमेन स्पेस ऑन्कोटिक प्रेशर जो प्रोटीन प्रेशर बेल्ट करती हैं वो है 0 mmHg यानी कि नो प्रोटीन। तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर वुड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टॉप। किस प्रेशर पर, ऑन्कोटिक प्रेशर पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टॉप होगी। तो ये हमने दो साइड को बैलेंस करना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर आता है जो ये है 47 mmHg, तो जो दूसरी तरफ प्रेशर है वो भी बन जाए 47 mmHg। इन दो साइड का जो प्रेशर है जब वो इक्वल होगा तो फिर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टॉप होगी। वो किस तरह होगी। अब यहाँ देखते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो स्टॉप इस तरह होगी कि नेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर है अक्रॉस ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो 0 हो जाए। तो ये तब 0 होगा जब फोर्स जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही है वो है 47 mmHg, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाए और अपोज करे फिल्ट्रेशन को जो 37 mmHg, ये है 37 mmHg प्लस ये 10, तो ये हो जाएंगे 37 प्लस 10, ये हो जाएगा 47 इक्वल टू 47। दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगी। आंसर इज सी। MCQ नंबर 6, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट इन फीचर में से क्या होगा नेक्स्ट। अब इसकी डिस्कशन देखते हैं कि इसका आंसर है डी। फिल्ट्रेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट इज इनहिबिटेड बाय डिक्रीज इन आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टीरियल प्रेशर जब डिक्रीज होगा, इसकी डिक्रीज होगा तो फिर जो फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इसका यह सिंपल आंसर है। MCQ नंबर 8, टू मेंटेन नॉर्मल प्रोटॉन H पॉजिटिव बैलेंस टोटल डेली एक्सक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव शुड इक्वल द डेली। अब यहाँ पर H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए टोटल डेली एक्सक्रीशन जो है H पॉजिटिव की वो इक्वल होनी चाहिए किसके, इन दोनों में से किसके इक्वल होनी चाहिए। तो वो है फिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन प्लस फिक्स्ड एसिड इंजेक्शन। इन दोनों की जो फिक्स्ड एसिड प्रोडक्शन जो बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो, और जो फिक्स्ड एसिड इंजेक्शन जो हम ले रहे हैं प्रोटॉन इन द डाइट इंजेक्शन, तो ये या थ्रू द सॉल्यूशन या कोई भी फ्लूइड, तो उससे ये जो इसका सम है वो इस टोटल डेली एक्सक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव के बराबर हो जाए, तो फिर ये बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट, फिल्टर बाइकार्बोनेट,
इसके बैलेंस के साथ कोई ये नहीं है। अब आते हैं MCQ नंबर 9। 1 ग्राम ऑफ मैनिटोल वाज इंजेक्टेड इनटू अ वुमेन। मैनिटोल एक ओस्मोटिक डायूरेटिक है जो कि डायूरेसिस कराता है। आफ्टर इक्विलिब्रियम अ प्लाज्मा सैंपल हैड अ मैनिटोल कंसंट्रेशन ऑफ 0.08 ग्राम पर लीटर ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम पीरियड 20% ऑफ द इंजेक्टेड मैनिटोल वाज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन द वोमेन्स। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद प्लाज्मा का सैंपल लिया गया, उसमें मैनिटोल की कंसंट्रेशन थी 0.08 ग्राम पर लीटर। अब इक्विलिब्रियम पीरियड के दौरान 20% जो इंजेक्टेड मैनिटोल था वो एक्सक्रीट हो गया। अब वुमेन के पास कितना है, 20% एक्सक्रीट हो गया, तो 0.08 ग्राम पर डेसीलीटर का जो 20% है वो बनेगा कितना। अब वो देखते हैं कि वो पर लीटर में कितना बनेगा। तो इसका आंसर है ECF वॉल्यूम इज 10 लीटर और जो एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसका वो है 10 लीटर। अब आते हैं MCQ नंबर 10। 58-year-old man is given a glucose tolerance test। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कि डायबिटीज के लिए किया जाता है। इन द टेस्ट द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। टेस्ट में जो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी। एंड ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन आर मेजर्ड। ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन मेजर किया गया व्हेन द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर देन अकर्स एट ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। जब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के ग्लूकोज की मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो, मैक्सिमम ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया जाए उससे बढ़ जाती है, तो फिर क्लियरेंस ऑफ ग्लूकोज इज 0, एक्सक्रीशन रेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लूकोज, रीअब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लूकोज। तो इसका आंसर है डी, एक्सक्रीशन रेट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जो ग्लूकोज की एक्सक्रीशन रेट है वो बढ़ जाता है। ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है डी। MCQ नंबर 11। और नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस विल अकर इन अ पर्सन हु। नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस अब इसमें किस पर्सन में होगा, किस, तो इसका देखते हैं कि आंसर है वो पर्सन जिसमें हैज़ एन ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग and excretes urine with an osmolarity of 100 milliosmol per liter। और कार्सिनोमा ऑफ लंग में है तो यहाँ पर यूरिन एक्सक्रीट किया विद osmolarity of 100 milliosmol per liter। अब आते हैं MCQ नंबर 12। अ बफर पेयर ऑफ acid to base has a pK of 5.4 at blood pH of 7.4। The concentration of acid is। अब एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है, तो इसको फार्मूला बुक में दिया गया है। तो ये है, इसका आंसर है 1/100 दैट ऑफ H बाई एसिड। ये है बेस, 1/100 दैट ऑफ द बेस, ये उसकी एसिड की कंसेंट्रेशन है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोस्मोटिक फ्लूइड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आइसोस्मोटिक फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है, तो वो किस प्रॉपर्टी में होगी। तो इसका आंसर है इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज होगी तो जो आइसोस्मोटिक फ्लूइड की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो एक ही फैक्टर है और इनमें से रिमेन में कोई फैक्टर नहीं है। अब आते हैं MCQ नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेज कुड बी यूज्ड टू मेजर इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सी सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन या कौन सी सब्सटेंस यूज करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करने के लिए। तो उसका आंसर है, ये इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन है, इसका आंसर है इनोलिन और एंड रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन। इनोलिन और एंड रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन को यूज किया जाता है टू चेक द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। MCQ नंबर 15। एट प्लाज्मा पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन बिलो द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम PAH पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। अब इन प्रॉपर्टीज में क्या होगा, तो इस 15, तो इसका आंसर है कंसंट्रेशन इन द रीनल वेन इज क्लोज टू 0। अब पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड जो है इसकी कंसंट्रेशन रीनल वेन में 0 होगी।
क्लोज टू ज़ीरो, क्योंकि ये बिलो द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है और ये एक्सक्रीट रीनल वेन में ज़ीरो, क्योंकि ये टोटली एक्सक्रीट होता है और ये रीअब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होता, तो इसकी जो कंसंट्रेशन रीनल वेन में वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। MCQ नंबर 16, कंपेयर्ड विद अ पर्सन हु इंजेस्ट 2 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, अ पर्सन विद वाटर डेप्रिवेशन विल हैव। अब इसमें क्या होगी, तो इसका ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर है हायर रेट ऑफ H2O reabsorption इन द कलेक्टिंग डक्ट। जो पर्सन है, a person with water deprivation will have, compared with a person who ingests 2 liter distilled water, a person with a water deprivation will have। अब वो पर्सन जिसमें वाटर की डेप्रीवेशन है तो उसमें होगा हायर रेट ऑफ H2O reabsorption इन द कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि उसके पास पहले ही से वाटर की डेप्रीवेशन है तो कलेक्टिंग डक्ट में वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। MCQ number 17, which of the following would cause an increase in both glomerular filtration rate and renal plasma flow। अब GFR और renal plasma flow को कौन सा इसमें फैक्टर है जो इंक्रीज करेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, और इसका आंसर है डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। अब एफरेंट आर्टीरियोल की जो डायलेशन है वो दोनों को इंक्रीज करेगी, फिल्ट्रेशन रेट को, GFR को और प्लाज्मा फ्लो को, रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों को इंक्रीज करेगी, क्योंकि आफ्रेंट आर्टीरियल की डायलेशन से वहाँ पर जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो अकामुलेट हो जाएगा और उसके अकामुलेट होने से GFR बढ़ेगा और GFR से रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ेगा। आते हैं MCQ नंबर 18, अ पेशेंट हैज़ द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड वैल्यूज, pH 7.52, अब pH इंक्रीज हो गई है नॉर्मल से, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 20 mmHg, अब बाइकार्बोनेट 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पेशेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। तो इसका अब यहाँ पर ये हो गया उसकी 7.52, अब ये नॉर्मल 7.45 से इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो अब ये चला गया है अल्कलोसिस की तरफ। अब ये केस अल्कलोसिस की तरफ चला गया है। अब ही इज हाइपोवेंटिलेटिंग, ही हैज़ डिक्रीज्ड आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द ब्लड। अब उसका जो इसका आंसर है बी, उसका जो कैल्शियम आयोनाइज्ड है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन है उसकी प्रोटीन बाइंडिंग, वो प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पर ज़्यादा है, तो जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा, आयोनाइज्ड यानी फ्री कैल्शियम वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका ये आंसर है। ये हो गई अल्कलोसिस का केस, अल्कलोसिस में कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम ब्लड में डिक्रीज हो जाता है, ये अल्कलोसिस। MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्टिंग्विश एन अदरवाइज हेल्दी पर्सन विद सेवियर वाटर डेप्रिवेशन फ्रॉम अ पर्सन विद द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन्स सियाड। अब इसमें कंपैरिजन किया गया है कि डिस्टिंग्विश अदरवाइज हेल्दी पर्सन विद सेवियर वाटर डेप्रिवेशन, एक वो पर्सन जिसे हेल्दी पर्सन है और उसमें वाटर डेप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम अ पर्सन विद द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। ADH एक सिंड्रोम है जिसमें ADH की जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कंपेयर करते हैं दोनों केसेस को, तो इसका आंसर है प्लाज्मा ओस्मोलरिटी। तो इसकी जो प्लाज्मा ओस्मोलरिटी है, प्लाज्मा ओस्मोलरिटी वो पर्सन जिस पर्सन में वाटर डेप्रिवेशन है उसकी जो ओस्मोलरिटी है वो इंक्रीज होगी। इसमें जो यूनिक फीचर है ये प्लाज्मा ओस्मोलरिटी का है। अब आते हैं MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज अ डिक्रीज इन रीनल कैल्शियम क्लियरेंस। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो रीनल कैल्शियम क्लियरेंस को डिक्रीज करेगी। तो 20 में आता है अब जो 20 का आंसर है वो है ट्रीटमेंट विद क्लोरोथायाजाइड। अब जो ट्रीटमेंट विद क्लोरोथायाजाइड है, ये क्लोरोथायाजाइड जो रीनल कैल्शियम है क्लियरेंस को डिक्रीज करेगा।
रीनल कैल्शियम क्लियरेंस को डिक्रीज करता है क्योंकि ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम की, और ये बचाता है कैल्सियूरिया, हाइपर कैल्सियूरिया से प्रिवेंट करने के लिए ड्रग दी जाती है क्लोरोथायाजाइड। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 21। अ पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी रूम विद लो आर्टीरियल प्रेशर, रिड्यूस्ड टिश्यू टर्गर एंड द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड वैल्यूज। अब उसकी पीएच इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, 7.69, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन 57 मिलीग्राम पर लीटर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 48 mmHg। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन दिस पेशेंट। और कौन से रिस्पॉन्सेज हैं जो इस पेशेंट में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? तो हाइपरवेंटिलेशन, डिक्रीज्ड पोटाशियम सिक्रीशन बाय द रेस्टिड्यूल, इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ H2PO4 to H2PO4 in urine, exchange of intracellular H positive for extracellular potassium। तो इसका आंसर है एक्सचेंज ऑफ इंट्रासेलर H पॉजिटिव फॉर एक्स्ट्रासेलर पोटाशियम। अब इसकी जो पीएच है वो बढ़ गई है, तो H पॉजिटिव यहाँ पर रिक्वायर है, सो दैट क्योंकि H पोटाशियम जो होता है लो पोटाशियम, ये कराता है अल्कलोसिस। अब यहाँ पर H पॉजिटिव रिक्वायर है सो दैट इस कंडीशन को रिवर्स किया जाए, एसिडिक की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अल्कलोसिस हो चुकी है। अब हम एसिडिक कंडीशन की तरफ जाने के लिए H पॉजिटिव का पोटाशियम से एक्सचेंज करेंगे इन द इंट्रासेलर फ्लूइड वॉल्यूम। MCQ number 22. A woman has a plasma osmolarity of 300 milliosmol per liter and a urine osmolarity of 1200 milliosmol per liter. The correct diagnosis is। अब प्लाज्मा osmolarity जो प्लाज्मा osmolarity नॉर्मल होती है वो है 300 मिलीओस्मोल पर लीटर, और यहाँ पर उसकी यूरिन osmolarity है 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर। इसी जो करेक्ट आंसर वो है वाटर डिप्रीवेशन, उसको वाटर डिप्रीवेशन हो गई है, इसलिए उसकी जो ओस्मोलैरिटी है यूरिन ओस्मोलैरिटी वो 1200 हो गई है। ये है यूरिन ओस्मोलैरिटी, ये है प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी। अब यूरिन ओस्मोलैरिटी 1200 हो गई है, इसका मतलब है कि उसको वाटर डिप्रीवेशन है, इसलिए उस वाटर बहुत कम है बॉडी में, तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसलिए उस वहाँ से न्यूरोसिस हो रही है, यानी कि बहुत कम यूरिन फ्लो है, बहुत कम यूरिन एक्सक्रीशन हो, इसलिए उसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो बढ़ गई है। आंसर इज बी। MCQ नंबर 23। A patient is infused with a para-aminohippuric acid to measure renal blood flow. She has a urine flow rate of 1 ml per minute, a plasma para-aminohippuric acid of 1 milligram per ml, a urine pH of 1600 milligram per ml and a hematocrit 45%. What is her effective renal blood flow? अब उसका renal blood flow effective कौन सा है, इसका आंसर क्या है? अब 23 का है, ये कैलकुलेशन के लिए है, 23 का है आंसर 1091 ml पर मिनट, इसका फार्मूला बुक में दिया गया है 1091 ml पर मिनट। आते हैं MCQ नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, रीनल क्लियरेंस हाईएस्ट इन सब्सटेंसेस में से किसकी है? तो इसका आंसर है पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड, क्योंकि पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होती, जितना इंजेस्ट किया जाए उतना ये सेम अमाउंट में ये एक्सक्रीज हो जाता है। अब आता है MCQ number 25. A woman runs a marathon in 90 degree Fahrenheit weather and replaces all volume lost in sweat by drinking distilled water. After the marathon, she will have। अब उसने 90 Fahrenheit वेदर में रनिंग की और उसका जो बॉडी वाटर है, वॉल्यूम है, वो लॉस्ट हो जाएगा जो उसने ड्रिंक किया थ्रू स्वेट वो लॉस्ट हो जाएगा। अब इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर है डिक्रीज्ड प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी। उसकी जो प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर की रीनल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी जो प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आते हैं MCQ नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज हाइपरकेलेमिया। इसमें से कौन सी कंडीशन है जो हाइपरकेलेमिया काज करा जाती है? तो इसका आंसर है एक्सरसाइज हाइपरकेलेमिया करा जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज से
स्वेटिंग के थ्रू जो H2O है, वाटर, स्वेटिंग से वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो यहाँ से जो ब्लड में पोटाशियम है हाइपरकेलीमिया कर देगा, पोटाशियम लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। तो ये एक्सरसाइज वो फैक्टर है जो हाइपरकेलीमिया काज करेगा इनमें से। अल्कलोसिस जो थी वो लो पोटाशियम से हाइपोकेलीमिया काज कराती है। इंसुलिन इंजेक्शन हाइपोकेलीमिया कराती है। डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी ये भी नहीं, ये सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर डिक्रीज हो रही तो उसका मतलब है कि हाइपोकेलीमिया है। ट्रीटमेंट विद बीटा एगोनिस्ट इसका ताल्लुक नहीं से, इरेलीवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का कौन सा कॉज है इन फ्यूचर में? तो इसका आंसर है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी, तो इसका कॉज है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कि पोटाशियम आयन की एक्सक्रीशन कराता है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करा, जब ब्लड में लो पोटाशियम हो जाएगा तो ये अल्कलोसिस काज करा देगा। तो इसी तरह ये है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आंसर इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। MCQ नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में पैराथायराइड हार्मोन PTH का क्या इफेक्ट है, क्या एक्शन है? तो इसका आंसर है स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज। रीनल ट्यूब्यूल में पैराथायराइड हार्मोन एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। और यहाँ पर जो और आंसर है, इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन का काम है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जो और आंसर है इनहिबिशन ऑफ डिस्टल प्रोसेस में, ये भी गलत है। इनहिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल CA2 रीअब्जॉर्प्शन ये रॉन्ग है, हालांकि स्टिमुलेट कराता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को। अब आते हैं MCQs लास्ट 29, अ मैन प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन एंड हाइपोकेलेमिया। दो कंडीशन है, हाइपरटेंशन और हाइपोकेलेमिया। मेजरमेंट ऑफ हिज आर्टीरियल ब्लड गैसेज रिवील्स अ pH ऑफ 7.45 and a calculated bicarbonate of 32 milli equivalent per liter. His serum cortisol and urine vinyl mandelic acid VMA are normal. His serum aldosterone is increased and his plasma renin activity is decreased. Which of the following is the most likely cause of his hypertension? अब इसमें एल्डोस्टेरोन सीरम जो VMA विनाइल मेंडेलिक एसिड जो कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का बाई प्रोडक्ट है, यूरिनरी लेवल ये नॉर्मल है और इसका जो रीनल एक्टिविटी है प्लाज्मा रीनल एक्टिविटी वो डिक्रीज हो गई है। तो इसमें कौन सा काज हो सकता है उसकी हाइपरटेंशन और हाइपोकेलीमिया का? तो इसमें एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज है तो वो कौन सा काज है जो एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज कर रहा है? तो इन ऑप्शन में से जो वो ऑप्शन है वो है कोन सिंड्रोम। अब कोन सिंड्रोम है जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा और जो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करने वाला है एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो ट्यूमर है उसको कहते हैं कोन सिंड्रोम। इस कंडीशन को कहते हैं कोन सिंड्रोम और जो कोन सिंड्रोम है यही काज है हाइपरटेंशन और हाइपोकेलीमिया का। दिस वाज द लास्ट MCQ।